Good evening dear students. Today let us discuss about phasor diagram of a transformer on loaded condition. लोड तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है। एक लोड होता है उसको कहते हैं रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होती है वो सेम फेज में होते हैं, दे आर ऑलवेज इन सेम फेज, दिस इज कॉल्ड रजिस्टिव लोड। ये लोड है जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V2। लोड लगा दिया तो उसमें करंट जाएगी I2। इफ़ लोड इज रजिस्टिव देन V2 एंड I2 आर इन सेम फेज। दूसरा होता है लोड इंडक्टिव, उसमें जो वोल्टेज होता है और जो लोड के क्रॉस वोल्टेज और लोड में जो करंट फ्लो करती है उनके बीच में फेज डिफरेंस मान लीजिए phi2 है। करंट लैग्स विद द वोल्टेज, करंट लैग्स विद द वोल्टेज, और इन अदर वर्ड्स करंट वोल्टेज लीड्स विद द करंट। करंट वोल्टेज से लैग करता है, पश्चगामी होता है, अथवा वोल्टेज करंट से लीड करता है या अग्रगामी होता है। तीसरा होता है लोड कैपेसिटिव। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, वोल्टेज से करंट लीड करती है, लीड phi2 एंगल से, या कह सकते हैं वोल्टेज लैग करता है करंट से। तो ये तीन प्रकार के लोड होते हैं। अब ये प्योर इंडक्टिव होगा तो 90 डिग्री से लैग करेगी करंट, अगर ये प्योर कैपेसिटिव होगा तो 90 डिग्री से लीड करेगी करंट। सो ये लोड होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। अब लोड जो भी प्रकार का होगा उसके आधार पे ये V2 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस जो है होगा। इफ़ लोड इज रजिस्टिव दे आर इन सेम फेज, इफ़ लोड इज इंडक्टिव करंट लैग्स विद द वोल्टेज, एंड इफ लोड इज कैपेसिटिव करंट लीड्स विद द वोल्टेज। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। इनफैक्ट जो फेजर डायग्राम होता है वो इसी सर्किट के घटनाक्रम को ही व्यक्त करता है। वट एवर इज हैपनिंग इन द ट्रांसफार्मर थ्रू दिस सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है? इट इज़ अ डायग्राम विच शोज all the functioning, all the happenings in the transformer, whatever is happening in the transformer is shown by the diagram, is called phasor diagram. So it is a representation. तो देखिए ये है सेकेंडरी साइड है, दिस इज सेकेंडरी साइड एंड दिस इज प्राइमरी साइड। तो फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सेकेंडरी साइड पे फोकस करते हैं, उसके बाद प्राइमरी साइड की बात करेंगे। तो फेजर डायग्राम की शुरुआत यहाँ से करते हैं, उसके बाद इधर जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए E2 क्या है, दिस इज द टोटल अवेलेबल वोल्टेज। कुल वोल्टेज जो उपलब्ध है सेकेंडरी साइड में वो इतना है, E2 इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये इस E2 का कुछ भाग यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भाग यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और कुछ भाग यहाँ ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो तीनों ड्रॉप हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों ड्रॉप मिल करके इनका सम, फेजर सम, इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सम बिकॉज दे आर AC। इन तीनों का जो सम होगा कभी भी E2 से ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, दे आर ऑलवेज इक्वल टू E2। तो E2 जो ड्रॉप हो रहा है, कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा I2 R2। यहाँ कितना ड्रॉप होगा लीकेज रिएक्टेंस में या रिएक्टेंस में I2 X2, जिसको लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसका प्रतिरोध है, उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R2। ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है I2 X2, इसको लीकेज रिएक्टेंस भी कहते हैं। यहाँ इतना ड्रॉप होगा और यहाँ कितना ड्रॉप होगा V2। तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, E2 के। तो हमने देखिए KVL लगाया है, अप्लाइंग KVL टूवर्ड्स सेकेंडरी साइड। तो KVL में हमने क्या दिखाया है, E2 इज दी फेजर सम ऑफ I2 R2 प्लस I2 X2 प्लस V2। यही बात हम अभी कर रहे थे। E2 जो है ये कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप हुआ कितना I2 R2, इसको योग कर दीजिए। यहाँ ड्रॉप हुआ कितना I2 X2, यहाँ ड्रॉप हुआ कितना V2। सो आफ्टर अप्लाइंग KVL टूवर्ड्स द सेकेंडरी साइड, E2 is the phasor sum of this and this। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले V2 लिख लीजिए, फिर I2 R2,
फिर I2 X2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके सीक्वेंस से। सो दिस इज़ फेजर सम, रिमेंबर दिस वाज नॉट अरिथमेटिक सम बिकॉज दे आर फेजर क्वांटिटीज़। अब E2 फेजर इक्वल टू V2 प्लस I2 R2। यहाँ J टर्म जो यूज़ किया गया है इसका मीनिंग है, मीनिंग ये है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये क्या है, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। किसी प्योर इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, प्योर इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या कह सकते हैं करंट जो होती है वो 90 डिग्री लैग करता है। तो ये इसमें जो J यूज़ किया गया है, J का मतलब दिस वोल्टेज ड्रॉप लीड्स विद द करंट विथ एंगल 90 डिग्री। 90, ये J का मतलब 90 डिग्री लीड करेगा ये ड्रॉप, किससे, करंट से, इससे जिसकी वजह से ये ड्रॉप हो रहा है उससे। ये सेम फेज में होगा क्योंकि ये रजिस्टिव ड्रॉप है। किसके फेज में होगा, ये होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करंट के फेज में होगा ये, और ये जो वोल्टेज होगा ये इसका जो भी डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से ये होगा, और ये जो होगा इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, परिणामी। इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, E2 इक्वल टू V2 प्लस ये जो है R2 और JX2 ये जो होते हैं दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 Z2 रिजल्टेंट है। V2 का और I2 Z2 का रिजल्टेंट कभी भी E2 से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन बताता है सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना जो है वोल्टेज है E2 है वो ड्रॉप हो रहा है यहाँ और यहाँ, E2 है ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ और यहाँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वी हैव दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी वी हैव रिटन हियर इक्वेशन नंबर 2 इसको लिखा गया है। ये सेकेंडरी का पूरा घटनाक्रम यहाँ पे लिख दिया गया थ्रू इक्वेशन। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का इक्वेशन लिख दिया गया, इसी को हम फेजर डायग्राम में दिखाएंगे। अभी प्राइमरी में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ करंट I2 बहने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ KI2 करंट होना चाहिए, और प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड पे करंट I0 पहले से बह रही है, तो अब प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी करंट बहेगी, I0 प्लस KI2। तो प्राइमरी करंट जो होगी उसका कुल मान कितना होगा, I0 प्लस KI2, इन दोनों का रिजल्टेंट वो होगी प्राइमरी की टोटल करंट। इस KI2 को I2 डैश भी कहते हैं, कभी कभी I1 डैश भी कहते हैं, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको I1 डैश कहते हैं कि I2 डैश कहते हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इट्स वैल्यू इज़ KI2 मान है। तो ये I1 करंट मिल गई, इन दोनों का फेजर सम करके मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ हमने लगाया था KVL वैसे यहाँ KVL लगाएंगे। ये शंट ब्रांच जो है इसमें करंट का मान बहुत कम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज करंट्स आर वेरी लेस एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोड। इसको आप नेगलेक्ट करके इसमें KVL लगाइए, अप्लाई KVL इन दिस लूप। तो देखिए V1 जो वोल्टेज हमने दिया प्राइमरी से वो कहाँ ड्रॉप हो रहा है, कुछ यहाँ ड्रॉप हो रहा है, कितना, I1 R1, करंट I1 है तो ड्रॉप कितना होगा, I1 R1। यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, I1 X1। लेकिन ये प्योर इंडक्टिव ड्रॉप है, ये जो है करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, या करंट इसमें जो होगी I1 वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। ये वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टिव है, इसलिए इसमें जो करंट होगी वो वोल्टेज से फेज में होगा, दे आर इन सेम फेज। फिर यहाँ देखिए और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, ये E1। तो E1 और I1 R1 और I1 X1 का जो सम होगा, फेजर सम, वो V1 के बराबर होगा। सो इफ़ वी अप्लाई KVL टूवर्ड्स प्राइमरी साइड वी गेट दिस इक्वेशन। प्राइमरी साइड में KVL लगाएंगे, V1 दिया कुल वोल्टेज, ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ, R1 में ड्रॉप हुआ इतना, I1 R1, X1 में ड्रॉप हुआ इतना, I1 X1, और E1 ये काउंटर EMF है, ये भी अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज का, तो ये भी एक ड्रॉप ही है। दिस इज आल्सो अ ड्रॉप बिकॉज इट अपोजेज दी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू, पहले E1 लिख दिया, फिर I1 R1 प्लस J। यहाँ भी J का वही मतलब है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। I1 R1 क्या होगा, ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए ये जो होगा ये करंट के फेज में होगा, ये करंट के फेज में होगा। और ये प्योर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। प्योर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या कह सकते हैं करंट जो होती है 90 डिग्री लैग करती है, इसीलिए J लिखा गया है। J का मतलब
दिस ड्रॉप इज लीडिंग विद द करंट थ्रू 90 डिग्री एंगल से लीड करेगा, इसीलिए जे और जे का कोई मतलब नहीं है। जे का केवल इतना मतलब है कि ये जो ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 इक्वल टू E1 प्लस I1, ये दोनों मिलकर के इम्पिडेंस हो गए प्राइमरी साइड के। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 Z1। तो ये जो है समीकरण नंबर 1 इसको लिखा है हमने ये। अब फेजर डायग्राम में हम इसी समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ ग्राफ, थ्रू अ कर्व, उसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम जिसके थ्रू हम व्यक्त करते हैं एक घटनाक्रम प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो रहा है। तो आइए लेट अस ड्रा फेजर डायग्राम। लोड मैंने बताया 3 प्रकार के हो सकते हैं। इंडक्टिव लोड होगा तो क्या होगा, करंट लैग करेगी किससे, वोल्टेज से। अब फेजर डायग्राम ड्रा करते समय हमने बताया प्राइमरी में क्या चल रहा है, ये चल रहा है यहाँ प्राइमरी साइड में, अभी थोड़ी देर पहले बताया इतना वोल्टेज दिया, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, इसी को हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, इतना वोल्टेज पैदा हुआ, वो यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ। तो फेजर डायग्राम चलिए प्लॉट करते हैं। लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसी राशि को हम कॉमन लेते हैं, रेफरेंस पे लेते हैं जो कॉमन होती है। फ्लक्स कॉमन है प्राइमरी सेकेंडरी में, इसको म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं, दिस इज कॉमन। अब इसको रेफरेंस ले लिए, इसके नीचे जो भी है सेकेंडरी साइड की राशियाँ नीचे और प्राइमरी साइड की राशियाँ ऊपर। तो प्राइमरी साइड की राशियों को ऊपर लिखा गया है, सेकेंडरी साइड की राशियों को नीचे लिखा गया है। ये E1 हमने जब बताया था तो मैंने बताया था ये E1 अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए नीचे दिखाते हैं। बट एक्चुअल में ये राशि सेकेंडरी की राशि नहीं है, ये राशि प्राइमरी की राशि है, इसलिए इसको यहाँ -E1 करके यहाँ पे इसको यहाँ लिखा गया है। इनफैक्ट इट इज़ अ प्राइमरी क्वांटिटी। देखिए ये जुड़ेगा इसमें, प्राइमरी साइड में ड्रॉप है तो इसलिए ये प्राइमरी की राशि है, इसको यहाँ करेंगे। -E1 का मतलब ये इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में ये है, लेकिन इसको हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड वोल्टेज के, लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि इसको हम जोड़ना है तो V1 रिजल्टेंट निकालना है। हाँ जी, इंडक्टिव लोड क्या है? इंडक्टिव लोड वह लोड होता है जिसमें करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैग करती है, लैग। तो ये देखिए, पहले आप एक करंट मान लीजिए सेकेंडरी में करंट I2 बह रही है, सपोज ये कोई करंट है I2 लोड में बह रही है, तो V2 जो होगा उससे करंट लैग करेगी। हमने बताया इंडक्टिव लोड है इसलिए लैग करेगी करंट, कितना एंगल से, मान लीजिए ∅2 एंगल से लैग कर रही है। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज़ ∅2, तो V2 से ∅2 एंगल से लैग कर रही है करंट, तो इसलिए इंडक्टिव लोड हुआ। दिस इज इंडक्टिव लोड बिकॉज करंट लैग्स विद द वोल्टेज, इसीलिए इंडक्टिव लोड है। ठीक है, अब I2 को मान पता चल गया। मान लीजिए I2 के सापेक्ष में V2 यहाँ है, V2 ये पता चल गया, यहाँ है कहाँ पे, E पॉइंट पे, AE क्या है, V2 की लंबाई है। और ये जो फेजर है मान लीजिए AO, ये किसकी लंबाई है, I2 की। अब मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में I2 सेकेंडरी करंट में बहेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी करंट बहना चाहिए, KI2। दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग करंट। I2 को क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, इतनी करंट और खींचता है प्राइमरी वाइंडिंग से, सप्लाई से। दिस इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग करंट। I2 डैश कह सकते हैं, I1 डैश कह सकते हैं, वट एवर यू कॉल, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज KI2। ये करंट है, ये करंट लोड के लिए जिम्मेदार है। दिस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोड, और ये I2 से 180 डिग्री फेज में होता है क्योंकि ये उसके अपोजिट होता है। ये काम जो कर रहा है, डीमैग्नेटाइज करने का काम कर रही है I2, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी उतना, ताकि फ्लक्स कोर में बैलेंस्ड रहे, बराबर बना रहे। तो इतनी करंट जाएगी लोड के लिए, दिस इज लोड कंपोनेंट। और नो लोड पे ट्रांसफार्मर कितना करंट ले रहा था पहले से, I0। ये I0 क्या है, IW और IM का रिजल्टेंट है, मैंने बताया था नो लोड पे फेजर डायग्राम के समय। ये नो लोड करंट है। ये नो लोड करंट किस लिए जाती है, ये जाती है मैग्नेटाइज करने के लिए कोर को, और जो कोर लॉसेज हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफार्मर्स फेजर डायग्राम ऑन नो लोड। तो ये किसके बराबर है, I0। ये नो लोड करंट है।
तो यहाँ पे आई डब्ल्यू और आई एम नहीं दिखाया गया है क्योंकि वहाँ यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आई एम और आई डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आई ज़ीरो। यहाँ पे आप आई एम लिख सकते हैं, यहाँ पे आई डब्ल्यू, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा आई नॉट, आई ज़ीरो। ठीक है, तो ये नो लोड करंट है। नो लोड करंट पहले से बह रही थी ट्रांसफार्मर में, लोड लगाने से सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट बही तो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट बही KI2। तो अब ट्रांसफार्मर प्राइमरी से कुल कितनी करंट ड्रा करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट I1 इक्वल टू I0 प्लस KI2, इतनी करंट ट्रांसफार्मर कुल ड्रा करेगा सप्लाई से। दिस इज द टोटल करंट ड्रान बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सप्लाई, इतनी करंट लेगा। ये हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं ऊपर। ट्रांसफार्मर प्राइमरी से कुल कितनी करंट ड्रा करेगा, ये हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इतना नो लोड करंट प्लस सेकेंडरी के इक्विवेलेंट प्राइमरी वाइंडिंग से करंट, इतना। तो ट्रांसफार्मर कुल करंट जो लेगा प्राइमरी साइड से, प्राइमरी वाइंडिंग से, सप्लाई से, वो कितनी लेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ये है एक फेजर दिस, दूसरा फेजर ये है। इनका दोनों का पैरेललोग्राम बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचिए इसके इतने लंबाई का, दूसरा यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचिए इसके लंबाई का। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही है I1। यही प्राइमरी वाइंडिंग की करंट है ये। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग करंट। अब प्राइमरी वाइंडिंग करंट मिल गई तो अब प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ का जो भी चीज़ है वो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, E1 ड्रॉप हो रहा है यहाँ, ये E1 ड्रॉप हो गया, उसको फेजर बना लीजिए। माइनस E1 इसलिए लिखा गया है कि E1 की एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, अपोजिट होता है अप्लाइड वोल्टेज के, लेकिन इसको ये ड्रॉप है प्राइमरी साइड का, इसलिए इसको हमने इस फेजर को इस साइड में लिखा हुआ है, प्राइमरी साइड में E1। अब इसमें जोड़ देंगे I1 R1। I1 R1 लंबाई का एक फेजर खींचेंगे, ये BC, ये B पॉइंट है, दिस इज B, दिस इज C। I1 R1 लंबाई का एक फेजर खींचेंगे, और ध्यान रहे इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा वही होगी जो I1 की है, क्योंकि ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए ये करंट के फेज में होगा। तो करंट का फेज क्या है, ये है। I1 का फेज क्या है, ये है। तो उसके फेज में होने के लिए ये लाइन जो है पैरेलल, इसके समांतर, इस लाइन के ये लाइन समांतर होगी, क्योंकि ये ड्रॉप रजिस्टिव ड्रॉप है, इसके फेज में होगा। इसलिए I1 R1 लंबाई का फेजर खींचेंगे, कितना, BC। और ये ध्यान रहे ये BC जो होगा I1 के समांतर होगा, क्योंकि इसको I1 R1 को I1 की दिशा में होना है। यह बात हम अभी बता चुके हैं। ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, ये करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब सेम दिशा में। ये हो गया, ये हो गया, BC हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये I1 X1 लिखना है। देखिए I1 की डायरेक्शन क्या है, I1 की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1। अब ये I1 X1 क्या है, ये इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, और हमने बताया इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसमें वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है, इसीलिए जे लिखा है। यह कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, ये भी कह सकते हैं। वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, ये भी कह सकते हैं। वोल्टेज लीड्स विद दी EI, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। प्योर इंडक्टिव ड्रॉप है, दिस इज प्योर इंडक्टिव ड्रॉप। ये तो करंट की दिशा क्या है, ये है करंट की दिशा ना I1 की। I1 के कारण ड्रॉप हो रहा है ना ये, इसलिए उससे इसको 90 डिग्री लीड करा दीजिए। लीड, दिस एंगल इज 90 डिग्री। CD इसकी लंबाई कितनी होगी, I1 X1, इतनी लंबाई का फेजर खींचेंगे CD 90 डिग्री लीड कराते हुए, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें जो करंट, इस ड्रॉप से जो करंट होगी वो करंट लैग करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री। ये करंट लैग कर रही है ना 90 डिग्री, ये करंट की दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1 एंड दिस वोल्टेज ड्रॉप लीड्स विद दिस करंट 90 डिग्री। ये भी हो गया, CD हो गया।
अब तीनों का योग कर दीजिए, E1 AB प्लस I1 R1 BC BC प्लस I1 X1 यानी CD, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा फेजर V1। ये मिल गया V1, तो V1 मिल गया, पता चल गया V1 कहाँ है। अब V1 और I1 के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा φ1। दिस इज φ1। ये है इनपुट पावर फैक्टर एंगल φ1, इनपुट पावर फैक्टर एंगल। और नो लोड करंट और V1 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा नो लोड पावर फैक्टर एंगल φ0। ठीक है। अब ये हो गया E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1 इक्वल टू V1। अब I1 R1 प्लस I1 X1 को I1 Z1 भी हमने बताया था, तो ये जो फेजर है इसको अगर यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दें तो BD, ये जो BD है ये क्या है, दिस इज I1 Z1, ये I1 Z1 है। तो मिल गया, ये इक्वेशन हमने जो लिखा है उसको हमने फेजर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1 प्लस V1 हो गया। V1 और I1 के बीच में एंगल φ1 और V1 और I0 के बीच में एंगल φ0। नो लोड पावर फैक्टर एंगल देखिए, लोड करने पे पावर फैक्टर देखिए, लोड करने पे देखिए पावर फैक्टर एंगल कम हो गया, और जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे ये एंगल कम होता जाएगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होता जाएगा। पावर फैक्टर एंगल कम होगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर एंगल देखिए नो लोड पे ज़्यादा है तो पावर फैक्टर ख़राब है। φ इज मोर cos φ इज लेस, φ इज लेस cos φ इज मोर। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे ट्रांसफार्मर में करंट बढ़ेगी, प्राइमरी की करंट बढ़ेगी, सेकेंडरी की भी करंट बढ़ेगी और पावर फैक्टर इंप्रूव होता चला जाएगा। नो लोड पे पावर फैक्टर ख़राब होता है, लोड पे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो ये हो गया प्राइमरी साइड का पूरा हो गया। अब प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर कितना है, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर है cos φ1। एंगल कितना है φ1, तो पावर फैक्टर कितना होगा cos φ1। प्राइमरी साइड से पावर इनपुट कितनी होगी, इनपुट पावर देखिए वोल्टेज V1, करंट I1 और दोनों के बीच में एंगल कितना है cos φ1। तो ये हो गया इनपुट पावर। इतनी पावर इनपुट हो जाएगी ट्रांसफार्मर में V1 I1 cos φ1, और पावर फैक्टर कितना होगा इनपुट का cos φ। ये हो गया इनपुट साइड का पूरा हो गया कंप्लीट फेजर डायग्राम। अब आउटपुट साइड पे देखिए, सेकेंडरी साइड में बिल्कुल यही करना है। सेकेंडरी साइड में भी इक्वेशन लिखा है, इसी को ड्रा कर देना है। क्या करना है देखिए, V2 पता है कहाँ है, वेयर इज V2, ये AE इतनी लंबाई का फेजर ये है। करंट से ये फेजर लीड कर रहा है या कह सकते हैं करंट लैग कर रहा है, क्योंकि हमने माना है कि लोड इंडक्टिव है, लोड इज इंडक्टिव सो करंट लैग्स, और इन अदर वर्ड्स वोल्टेज लीड्स। ये V1 V2 है, ये V2 AE मिल गया। अब I2 R2 जोड़ देना है उसी में। I2 R2 देखिए, I2 R2 क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप है I2 R2, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट के फेज में होगा, क्योंकि ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो करंट के फेज में होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हुआ है, किस करंट की वजह से, I2 की वजह से। दिस वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू I2। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये किसके फेज में होगा, I2 के। तो I2 का फेज क्या है, ये है I2 का फेज, ये है, ये इस दिशा में। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, ड्रा लाइन विच इज़ पैरेलल टू I2 के पैरेलल में, क्योंकि इसकी दिशा I2 की दिशा में है, सेम फेज में, दे आर इन सेम फेज। I2 की दिशा में एक फेजर खींचो इतनी लंबाई का, कितना, I2 R2 लंबाई का। तो ये फेजर कितना हो गया, EF मतलब I2 R2। ये इसकी दिशा I2 की दिशा में होगा क्योंकि दे आर इन सेम फेज। ये हो गया I2 R2। अब I2 X2 जोड़ देना है उसी में। ये जैसे हमने अभी प्राइमरी में बताया था, दिस इज इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। I2 के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये जो करंट होगी ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, या इन अदर वर्ड्स ये वोल्टेज जो होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो करंट की दिशा क्या है, करंट की दिशा ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। I2 की दिशा है, I2 की वजह से ड्रॉप हो रहा है ना ये। हाँ, अब इस ड्रॉप को क्या करो, उससे 90 डिग्री लीड करा दो।
ये वोल्टेज ड्रॉप को I2 की दिशा से 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90, और इसको लीड करा दो। तो ये जो फेजर हुआ, ये वाला फेजर एफ जी फेजर जो है वो क्या है, I2x2। तो ये यहाँ पे कर दिया, तो ये तीनों का जो सम होगा V2 प्लस V2 ये हो गया AE प्लस I2R2 का मतलब EF प्लस I2x2 का मतलब FG, तीनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा E2। और E2 की दिशा क्या है, हमने बताया था लेंज के नियम से, इट अपोजेस दी काज दैट प्रोड्यूसेस हीट। इसकी दिशा हम नो लोड पे ही बता चुके हैं, इसकी दिशा ये होती है। तो दिस इज E2। तो ये मिल गया फेजर डायग्राम सेकेंडरी साइड का भी। तो सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा I2Z2। तो ये V2 प्लस I2Z2 भी लिख सकते हैं, V2 प्लस I2Z2 बिकॉज इन दोनों का I2R2 प्लस I2x2 मतलब I2Z2। ये EG ये क्या है, दिस इज I2Z2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, V2 प्लस I2Z2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं V2 प्लस I2R2 प्लस I2x2। अब यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल कितना है आउटपुट साइड का, आउटपुट साइड का पावर फैक्टर एंगल देखिए, लोड का पावर फैक्टर एंगल देखिए φ2। ये क्या है, ये है पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर लोड का कितना हो जाएगा, cos φ2। दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड का पावर फैक्टर। और कितना पावर ये डिलीवर करेगा ट्रांसफार्मर लोड को, जितना वोल्टेज है V2, करेंट I2 और एंगल उसका कॉस ले लेंगे। सो पावर डिलीवर्ड, कितना पावर ये डिलीवर करेगा लोड को, P इक्वल टू या आउटपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा V2 I2 cos φ2। दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस ट्रांसफार्मर टू लोड। इतना पावर डिलीवर करेगा लोड को ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये है पूरा जो भी हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसको एक ग्राफ के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा व्यक्त करना ही कहलाता है फेजर डायग्राम। दिस इज इंडक्टिव लोड। अब लोड मैंने बताया कि रजिस्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। तो इसको ड्रा करने की अप्रोच वही है, सेम। फ़र्क केवल ये है कि पिछले बार देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन फ्लक्स को हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पे, उससे दिशा से E2 यहाँ 90 डिग्री लैग करता है। क्यों लैग करता है, क्योंकि हमने इंड्यूस DMF के समय ही बताया था लैग करता है। तो इस बार क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड में देखिए, इस बार लोड रजिस्टिव माना है। अगर लोड रजिस्टिव माना है तो इसका मतलब क्या है, इफ़ लोड इज़ रजिस्टिव, अगर लोड रजिस्टिव है तो क्या होगा, अगर लोड रजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, दे आर इन सेम फेज। कौन सी वोल्टेज और कौन सी करंट की बात हम कर रहे हैं, विच वोल्टेज और करंट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। हम वोल्टेज और करंट जो है सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अगर लोड रजिस्टिव है, इफ लोड इज रजिस्टिव देन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। करंट की दिशा क्या है I2 की, ये V2 की दिशा क्या है, ये दोनों एक दिशा में है, सेम फेज में है। ये है रजिस्टिव लोड, दिस इज कॉल्ड रजिस्टिव लोड। बाकी तरीका वही है। अब इसमें क्या करो, V2 कहाँ है, ये I2 R2 जोड़ दो सेम फेज में। I2 की दिशा यही है ना, ये इतनी लंबाई का फेजर I2 R2। EF AE क्या है, दिस इज AE प्लस EF क्या है, I2 R2 है, प्लस ये I2x2 जोड़ दो। इधर क्यों कर दिया, वही रीजन है, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, लीड। ये वोल्टेज ड्रॉप करंट के फेज में होगा, ये लीड करेगा। तो इनका जो तीनों का सम होगा V2 प्लस I2 R2 प्लस दिस इज EF प्लस EFG, ये EFG। तो ये हो गया E2, ये E2 हो गया, इस तरह से मिल गया E2। इसको I2Z2 भी लिख सकते हैं, दिस इज I2Z2, दिस EG। तो ये लिख सकते हैं E2 इक्वल टू V2 प्लस I2Z2, दिस इज I2Z2। ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E2 इक्वल टू दिस इक्वल टू V2 प्लस
I2R2 प्लस I2X2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया सेकेंडरी साइड का। अब E2 की दिशा इधर ही क्यों है, मैंने बताया था कि E2 इससे फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, इसलिए E2 तो यहीं होगा, इसी लाइन पे होगा। इट इज़ ऑलवेज ऑन दिस लाइन। ये सब इधर उधर होकर के अल्टीमेटली रिजल्टेंट यहीं पे आएंगे, इसी लाइन पे आएंगे। प्राइमरी में क्या हो रहा है, नो लोड करंट प्लस इसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी करंट, दोनों का रिजल्टेंट मिल के प्राइमरी वाइंडिंग की करंट हो जाएगी, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब ये E1 जो है इसको इसमें I1R1 जोड़ दीजिए, I1X1 जोड़ दीजिए 90 डिग्री उसकी डायरेक्शन से। अब ये हो गया तीनों का सम, E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1 जोड़ दिया, मिल गया V1। V1 और I1 के बीच में एंगल φ1 और V1 और I0 के बीच में एंगल φ0, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। उसी प्रकार से इनपुट पावर निकाल लीजिए, इनपुट पावर फैक्टर निकाल लीजिए cos φ1, इनपुट पावर निकाल लीजिए V1 I1 cos φ1, आउटपुट पावर फैक्टर एंगल कितना है φ2, आउटपुट पावर फैक्टर कितना होगा cos φ2, आउटपुट पावर कितना होगा V2 I2 cos φ2। सेम फ़र्क कुछ नहीं आया है इधर, तो लगभग कोई दिक्कत ही नहीं है। फ़र्क केवल ये आया है कि ये V2 और I2 सेम फेज में आ गए हैं, बस। ये जो I2R2 फेजर है वो इसी दिशा में हो गया है रिजल्टेंट। बाकी प्राइमरी में देखिए कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है, सेकेंडरी साइड में यही परिवर्तन आया है ड्यू टू रजिस्टिव लोड। ये एंगल चेंज हो जाएगा, रजिस्टिव लोड होगा तो, क्योंकि ये करंट जो है शिफ्ट होगी या तो इधर या तो इधर, तो ये एंगल शिफ्ट होगा। पावर फैक्टर पे प्रभाव पड़ता है, इनपुट साइड पे भी, प्राइमरी साइड पे भी और सेकेंडरी साइड पे भी। दिस इज कॉल्ड रजिस्टिव लोड। तीसरा है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड किसको कहते हैं, व्हाट इज़ कैपेसिटिव लोड? कैपेसिटिव लोड वो लोड होता है जिसमें करंट जो होती है वो वोल्टेज से लीड करती है। लीड तो देखिए कौन सी करंट होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट या लोड की करंट। देखिए यहाँ लीड कर रही है कि नहीं, फेजर डायग्राम में देखिए सी। V2 कहाँ है, फाई ये है, I0 ये है, आपको मालूम है इसके बारे में। E2 ये है, आपको मालूम है। E1 यहाँ पे लाएंगे हम माइनस करके, इधर पे रिवर्स करके लाएंगे, इसको जोड़ना है इधर साइड में। हाँ जी, V2 ये है, करंट देखिए ये है I2, करंट लीड कर रही है कितना एंगल से, φ2 एंगल से। दिस एंगल इज़ φ2 एंगल से करंट लीड कर रही है V2 से। अब इसको फेजर डायग्राम ड्रा कर लीजिए, यही वाला भाग, यही इसी चीज़ को। V2 कहाँ है, यहाँ है, AE, दिस इज AE प्लस I2R2, I2 की दिशा में ये फेजर होगा, क्योंकि ये रजिस्टिव ड्रॉप है और किसकी वजह से हुआ है, I2 की वजह से हुआ है, इसलिए I2 की जो दिशा होगी उसी दिशा में ये ड्रॉप होगा। तो I2 की दिशा क्या है, ये है दिशा I2 की, उसके पैरेलल लाइन खींचिए I2R2 लंबाई का, ये हो गया EF। अब ये जो है ये 90 डिग्री लीड करेगा करंट की दिशा से, तो करंट की दिशा ये है, I2 की दिशा ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2, उससे 90 डिग्री लीड करा दो इसको, ये लीड करा दिए I2X2। अब तीनों का सम कर दो, V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 इक्वल टू E2 तो इसी लाइन पे होगा। तो ये फेजर हो गया, दिस AE प्लस EF प्लस FG, तीनों का सम मिल करके हो गए। और इसको चाहें तो ये लाइन यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा I2Z2, तो ये हो जाएगा V2 प्लस I2Z2 इक्वल टू E2। ये हो गया सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में आइए, बिल्कुल वैसे ही I0 करंट है, नो लोड करंट, I2 करंट सेकेंडरी में बह रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है 180 डिग्री पे करंट बना दीजिए प्राइमरी में। यहाँ देखिए I1 डैश लिखा है, कभी कभी I2 डैश लिखते हैं, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज KI2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये I1 लिखते हैं, I1 डैश लिखते हैं कि I2 डैश लिखते हैं, बट इट्स वैल्यू इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ KI2। इसके वो अपोजिट लिख दिया, यहाँ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये काउंटर बैलेंसिंग करंट है, ये डीमैग्नेटाइजिंग करंट है, उतनी मैग्नीट्यूड का करंट 180 डिग्री के फेज पे आएगी प्राइमरी से और लोड को पूरा करने के लिए। अब इसका रिजल्टेंट ले लीजिए, पैरेललोग्राम बना के देखिए, रिजल्टेंट लिया पैरेललोग्राम बना के, तो ये मिल गया I1, इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया, इन दोनों का रिजल्टेंट से मिल गया I1, ठीक है I1। अब E1 में जोड़ दीजिए I1R1, E1 यहाँ है, I1R1 जोड़ दीजिए। I1 की दिशा क्या है, I1 की दिशा ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1। इसके पैरेलल लाइन खींचिए I1R1,
यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच दिया R1 I1 R1, ठीक है। BC AB इक्वल टू E1 प्लस BC इक्वल टू I1 R1। I1 R1 जो है I1 के पैरेलल होगा, क्योंकि I1 जो है I1 की दिशा में होगा ये, क्योंकि I1 के कारण ये ड्रॉप हो रहा है, रजिस्टिव ड्रॉप है, और ये I1 की दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1। इससे 90 डिग्री लीड करा करके I1 X1 कर दो, ये दिस इज I1 X1। CD क्या है, C दिस इज D, I1 X1। तीनों को जोड़ दीजिए, मिल गया V1 मिल गया ना, V1 की ये दिशा हो गई। तो V1 और I1 के बीच में एंगल देखिए, ये दिस एंगल, दिस, यही है कॉस, यही है फ़ाई 1 मिल गया। V1 और I1 के बीच में एंगल, दिस इज कॉल्ड फ़ाई 1। और V1 और I0 के बीच में एंगल होगा, वो होगा फ़ाई 0, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ये है लोड पे पावर फैक्टर एंगल, प्राइमरी का पावर फैक्टर एंगल, ये लोड का पावर फैक्टर एंगल है, दिस इज लोड पावर फैक्टर एंगल। तो पिछले बार की तरह यहाँ पे भी निकाल लीजिए सब कुछ। इनपुट पावर फैक्टर एंगल कितना है, फ़ाई 1। तो इनपुट पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फ़ाई 1। इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, V1 I1 कॉस फ़ाई 1। इतनी पावर इनपुट लेगा ट्रांसफार्मर। सिमिलरली आउटपुट पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, आउटपुट पावर फैक्टर एंगल जो है V2 और I2 के बीच में एंगल कितना है, फ़ाई 2। जैसे आउटपुट पावर फैक्टर एंगल, आउटपुट पावर फैक्टर एंगल पता चल गया, तो आउटपुट पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, लोड का पावर फैक्टर। आउटपुट पावर फैक्टर एंगल मतलब लोड का पावर फैक्टर। तो लोड का पावर फैक्टर एंगल की पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फ़ाई 2। तो लोड में कितना पावर डिलीवर होगी, पावर डिलीवर टू दी लोड, कितना पावर लोड को मिलेगी, V2 I2 कॉस फ़ाई 2। इतनी पावर जो है लोड को दी जाएगी, दिस इज दी डिलीवर्ड पावर V2, दिस इज I2 एंड एंगल दिस फ़ाई 2। इस प्रकार से हमने फेजर डायग्राम ड्रा किया, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, सभी प्रकार के लोडों के लिए ड्रा किया। और ये जो नो लोड करंट होती है, दिस इज़ कांस्टेंट। हमने बताया था लोड लगाने पे, लोड ना लगाने पे, हर दशा में ये कांस्टेंट होती है। लेकिन जो करंट होती है सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट वो लोड पे डिपेंड करती हैं। I0 इज कांस्टेंट ऑलवेज, I0 इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट I1 एंड I2 दे आर नॉट कांस्टेंट, दे डिपेंड ऑन दी लोड। लोड बढ़ाएंगे I2 बढ़ेगी, I2 बढ़ेगी तो I1 भी बढ़ेगा। इसलिए लोडेड कंडीशन में ये जो लॉस हो रहा था, कोर लॉस, वो ज़्यादा होता है। नो लोड कंडीशन में कोर लॉस ज़्यादा होता है, लोडेड कंडीशन में ज़्यादा होता है I2R लॉस। लोड कंडीशन में ज़्यादा होता है I2R लॉस, बिकॉज करंट व्हेन ट्रांसफार्मर इज़ लोडेड, करंट I इज़ वेरी हाई। तो लोडेड कंडीशन में मुख्य लॉस जो होता है वो कोर लॉस नहीं होता है, मुख्य लॉस होता है I2R लॉस। इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, SC टेस्ट। और इसको पता करने के लिए, कोर लॉस को पता करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, OC टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर इंडक्टिव लोड, resistive load and capacitive load. Approach is same, method is same, only thing is depending on the load power factor angle and phase difference between voltage, secondary voltage V2 and I2, we draw the phasor diagram accordingly. उनके हिसाब से हम phasor diagram ड्रा करते हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.